पिछली वीडियो में हम बीजगणित विधि से किसी रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है ये सीख लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 के जितने भी सवाल है, ठीक है, उसको एक एक करके देखेंगे। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है। ठीक है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से एक हल है। यानी कि ये जो हमको रैखिक समीकरण युग्म दिया है इसको हमको जांचना है कि किसका अद्वितीय हल यानी कि एक हल है, किसका कोई हल नहीं यानी कि नो सॉल्यूशन है, ठीक है, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अब ये अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, ये जांचना हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, कि ये आपको याद भी होगा कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो उसका अद्वितीय सॉल्यूशन एक होता है जब a1/a2 ठीक है इज इक्वल टू में b1/b2 और इज इक्वल टू में c1/c2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और जब a1/a2 ठीक है इज इक्वल टू में b1/b2 हो लेकिन डज नॉट इक्वल टू में c1/c2 हो, तो इस केस में आपका भैया नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये चीज़ हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर आप खुद से भी जांच सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या है इस क्वेश्चन में कि जिस कहता है कि अद्वितीय हल की स्थिति में जैसे ये चार रैखिक समीकरण है, अगर किसी का अद्वितीय हल होता है तो उसे हमको हल करना है किस विधि से, तो भैया बीजगणित विधि से। ठीक है, तो यही है आपका मेन सवाल। पहले तो जो जांचना है आप सबका हम जांच लेते हैं कि किसका अद्वितीय हल है किसका नहीं है। जिसका भी अद्वितीय हल हमको मिलेगा उसे हम सिंपल बीजगणित विधि से क्या कर देंगे, हल कर देंगे। बीजगणित विधि से कैसे हल किया जाता है ये भी हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो करना क्या, आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना है। ठीक है, फिर जो मेरा पहला इक्वेशन है जो कि है x-3y-3 इक्वल टू 0, तो इसको हम पहले लिख देते हैं x-3y-3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। जो मेरा दूसरा इक्वेशन है ध्यान दो, ये 3x - 9y - 2 इक्वल टू में 0, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x - 9y - 2 इक्वल टू में 0। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, a1 लिखते हैं। तो x का कोफिशिएंट a1, पहले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट यानी कि जो गुणांक बनता है वो a1। ठीक है, जो y का गुणांक बनेगा, ठीक है, y का गुणांक पहले समीकरण में जो y का गुणांक बनेगा वो b1, पहले समीकरण का, ठीक है, b1। तो यहाँ पर b1 का मान क्या आ जाएगा -3। ये सब निकालने में तो आप लोग अब मास्टर हो चुके हैं। और c1 का मान क्या हो जाएगा -3। उसी तरीके से जब a2 लिखेंगे तो समीकरण 2 में जो x का कोफिशिएंट गुणांक है वो यानी कि 3, जब हम b2 लिखेंगे तो y का जो गुणांक है यानी कि -9 और c2 लिखेंगे यानी कि -2। इस तरीके से हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर जांच करना हो तो हम पहले अनुपात प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि भैया a1/a2 क्या होगा, ठीक है, a1/a2 क्या होगा, तो a1/a2 हम कैसे निकालेंगे, a1 का मान क्या है तो 3, a2 का मान क्या है, सॉरी a1 का मान क्या है 1 और a2 का मान है 3, तो a1/a2 हो जाएगा आपका 1/3। तो यहाँ पर 1/3 लिख दो। उसी तरीके से जब b1/b2 निकालना हो तो b1 का मान क्या है, ठीक है, तो -3 और b2 का मान क्या है -9। ठीक है, तो इसके जगह लिख दो -3 और इसके जगह लिख दो -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 3 9 यानी कि b1/b2 आ जाएगा 1/3। उसी तरीके से जब हम c1/c2 निकालेंगे, ठीक है, c2 निकालेंगे तो c1 का मान क्या है -3 और c2 का मान क्या है ये -2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 3/2। ठीक है, जब आप तुलना करोगे तो पाओगे कि a1/a2 है 1/3, b1/b2 भी है 1/3, लेकिन c1/c2 है 3/2। यानी a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन ये दोनों डज नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो यहाँ पर लिख देना कि a1/a2 ठीक है b1/b2 ठीक है एंड c1/c2 की तुलना करने पर, क्या करने पर भैया, तो तुलना करने पर। जब हम तुलना किए तो हम क्या पाए कि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन ये डज नॉट इक्वल टू है c1/c2। ठीक है, तो जब इस वाला ऐसा केस बनता है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू हो c1/c2, तो हम क्या बताए थे आपको कि रैखिक समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिख देना कि अतः, ठीक है, रैखिक या फिर दत्त समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है, दत्त समीकरण निकाय का क्या नहीं है, कोई हल नहीं है। यहाँ पर दत्त समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देना कोई हल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो पहला यहाँ पर तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या कि नंबर देके यहाँ पर आपको हल लिख देना है। ठीक है, फिर क्या करना है एग्जाम हॉल में कि जो आपका पहला समीकरण है 2x + y = में 5, तो यहाँ पर आप पहले 2x + y = में 5 इसको कह देना इक्वेशन, इसको मत कहना इक्वेशन 1। ठीक है, क्योंकि हम आपको बार बार बताएं जो रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि a1x ठीक है + b1y + c1 = 0, यानी कि कॉन्स्टेंट को इक्वल्स के इस साइड लेके आओ। तो यहाँ पर 2x लिखो, y को y लिखो और 5 को इस साइड लेके आओगे तो ये -5 = 0, इसको कहना इक्वेशन 1। उसी तरीके से जो मेरा दूसरा है 3x + 2y = में 8। ठीक है, तो यहाँ पर तुम 3x + 2y = में 8। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मत कहना, इसको 3x + 2y, इस 8 को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा -8 और इसको कह देना इक्वेशन 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, a1 लिखेंगे। ठीक है, अब a1 आपको लिखना तो आ ही गया होगा कि जो मेरा पहला इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a1 2 हो जाएगा। b1 लिखना चाहोगे तो 1
वन हो जाएगा और C1 लिखना चाहोगे तो -5 हो जाएगा। उसी तरीके से समीकरण 2 में देखेंगे तो A2 आपका 3 हो जाएगा, B2 आपका 2 हो जाएगा और C2 आपका क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हम पता करेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसा, अद्वितीय है, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इसके लिए हम पहले A1/A2 निकाल लेंगे। A1/A2 निकालेंगे तो A1 का मान है 2, ठीक है, A2 का मान है 3, ठीक है, तो A1/A2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। फिर हम B1/B2 निकाल लेंगे, ठीक है, B1 का मान निकालेंगे तो ये है 1, ठीक है, B2 का मान निकालेंगे तो ये है 2, ठीक है, यानी कि B1/B2 हो जाएगा 1/2। फिर C1/C2 निकाल लेंगे, ठीक है, C1 का मान है -5 और C2 का मान है -8, ठीक है, तो ये हो जाएगा -5/-8 और माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल होकर ये हो जाएगा 5/8। जब A1/A2, ठीक है, A1/A2 ये जो आया है, ठीक है, B1/B2 और ये जो आया है C1/C2, जब आप तुलना करोगे तो आप पहले ही पा लोगे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, ठीक है, तो लिख देना। अतः यहाँ पर, ठीक है, कि जो A1/A2 है वो डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, ठीक है, B1/B2 है। इसलिए दत्त रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है, कैसा हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और जब अद्वितीय हल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अब वज्रगुणन इस सवाल में क्या कह रहा है कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति में, ठीक है, ध्यान दो, अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्रगुणन विधि से क्या करना है, आपको हल करना है। और जब भी वज्रगुणन विधि से हल किया जाता है तो हम आपको क्या बताए थे, ठीक है, कि पहले A1 B1 C1 ये तो लिख लेना है, जो कि हम यहाँ पर आपको लिख ही लिए हैं, ठीक है, तो आधा काम तो हमारा हो ही गया। बस हमको करना है कि यहाँ पर बस लिख देना है वज्र गुणन विधि से, ठीक है, बस ये एक लाइन लिख लेना है वज्र गुणन विधि से। और वज्र गुणन विधि लिखने के बाद हम क्या करते हैं, पहले x का मान निकालना है तो x लिखते हैं। उसके बाद जब x का मान निकालना होता है तो x के गुणांक A1 और A2 को छोड़ देते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे B1 इंटू C2 और माइनस B2 इंटू C1, ठीक है, तो B1 इंटू C2, ठीक है, और माइनस करेंगे B2 इंटू C1, ठीक है, बराबर में माइनस y लिखते हैं, आपको बताए थे माइनस y लिखना है। उसके बाद जब y लिखते हैं तो हम लोग y के गुणांक B1 और B2 को छोड़ देते हैं, A1 इंटू C2 और माइनस A2 इंटू C1 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे A1 इंटू C2 और माइनस A2 इंटू C1 और बराबर में 1/, ठीक है, 1/, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू लानी है तो हम कांस्टेंट वाले गुणांक C1 और C2 को छोड़ देते हैं, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, तो यहाँ पर 1/, A1 इंटू B2 और माइनस में A2 इंटू B1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को x रहने देंगे, B1 का मान है 1 तो 1 रहने दें, C2 का मान है -8 तो इसको -8 रहने दें, माइनस को माइनस लिखे, फिर B2 का मान है 2 तो 2 रहने दिए, ठीक है, C1 का मान है -5 तो यहाँ पर -5 रहने दी। उसके बाद माइनस y लिखे, ठीक है, क्या है A1 C2 तो A1 का मान है 2, ठीक है, और C2 का मान है -8, माइनस को माइनस रहने दो, ठीक है। फिर आपका A2 C1, A2 का मान है 3, ठीक है, और C1 का मान है -5 तो यहाँ पर -5 रहने दिए। फिर 1/, में, ठीक है, ध्यान दो 1/, में क्या करना है, 1/, में आपका है A1 B2 तो ये है A1 ये है B2, यानी यहाँ पर 2 दूनी 4 बन जाएगा, ठीक है, और माइनस, ठीक है, A2 B1 तो ये 3 एकम 3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर एक, ठीक है, पर्याप्त जगह बन जाए आगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, हाँ, आई होप आपको ये सारा चीज़ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमको, ठीक है, x को x रहने देना है, फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान दो, ये 1 गुना -8 ये -8 हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है, ये 1 गुना -8 हो जाएगा, और ये -2 इंटू -5 ये +10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर में -y रहेगा, ठीक है। ध्यान दोगे तो ये 2 गुना -8 -16 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस पहले प्लस हो जाएगा और ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यानी -16 प्लस में 15, यहाँ पर जो नीचे में सीन बन जाएगा वो हो जाएगा -16 प्लस में 15, और यहाँ पर 1 का 1 रहेगा, 4 में से 3 गया 1 बच जाएगा। ये x/, में -8 प्लस 2 यानी कि 10 में से 8 गया, यहाँ पर 2 बच जाएगा, और -y/, में ये 16 प्लस 15 यानी कि -1 हो जाएगा, और बराबर में 1 यानी कि x/, में 2, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y/, में 1 बराबर में 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक हम रहने देते हैं और इसको एक नई स्लाइड पे लेके आते हैं। नई स्लाइड में यहाँ पर था क्या कि x/, में 2 बराबर में y/, में 1 और बराबर में था 1। इसके बाद हम क्या करते थे कि x/2 को पहले 1 के बराबर किए तो x का मान यहाँ से आ गया 2, ठीक है, और y/1 को जब हम 1 के बराबर किए तो y का मान क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका x का मान आ जाएगा 2, यहाँ पर आंसर लिख देना, और y का मान आ जाएगा 1, आंसर लिख देना, ठीक है। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, चूंकि इसका द्वितीय हल था तो इस तरीके से हम क्या किए, वज्र गुणन विधि से, ठीक है, इसका हल कर दिए तो x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 ही था, 2 आपका भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिख के, ठीक है, पहले हल लिख देना है और फिर जो मेरा इक्वेशन है पहले उसको लिख देते हैं। इक्वेशन मेरा क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू में 20, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3x माइनस 5y इक्वल टू में 20, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 नहीं मानना है, ठीक है। पहले 3x माइनस 5y रहने दो, इस 20 को इधर लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा -20, इसको मानना है इक्वेशन 1, ठीक है। उसी तरीके से जो मेरा दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस 10y इक्वल टू में 40, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6x, ठीक है, तथा लिख देते हैं तथा 6x माइनस 3x माइनस 5y इक्वल टू में 20, 3x माइनस 5 इक्वल टू में 20, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू में 0 लिख दो, ठीक है। फिर क्या है 6x माइनस 10y इक्वल टू में 40, ठीक है, इक्वल टू में 40, इसको इक्वेशन 2 नहीं मानना है, ठीक है। 6x माइनस में 10y, इस 40 को इस पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -40 और इसको मान लेना है इक्वेशन 2, ठीक है। इसको क्या मान लेना है, इक्वेशन 2 मान लेना। और पहले हमको जांच करना है कि इसका सोल्यूशन है कैसा, तो इसके लिए पहले हम a1 लिख देंगे, ठीक है। तो a1 लिखेंगे तो समीकरण 1 से लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। b1 लिखना चाहेंगे तो ये -5 हो जाएगा और c1 लिखना चाहेंगे तो ये -20 हो जाएगा। फिर समीकरण 2 से जब हम a2 लिखेंगे, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। b2 लिखेंगे तो ये -10 हो जाएगा और c2 लिखेंगे तो ये -40 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 प्राप्त कर लेंगे। a1 का मान है 3, ठीक है, और a2 का मान है 6, तो ये हो जाएगा आपका 3/6, ठीक है, यानी कि कट के हो जाएगा ये 1/2। फिर हम b1 अपॉन b2 निकालना चाहेंगे तो b1 का मान है -5 और b2 का मान है -10, यानी कि -5 अपॉन में -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कट के 1/2 हो जाएगा। फिर हम c1 अपॉन c2 निकालेंगे। c1 का मान है देखो -20 और c2 का मान है -10, ठीक है। तो ये -20 और सॉरी ये c2 का मान है -40, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 20 दूना 40 यानी 1/2, ठीक है। फिर जब तुम तुलना करने पर नज़र दौड़ाओगे तो पाओगे कि a1 अपॉन a2 भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है, c1 अपॉन c2 भी 1/2 है। डेट मीन्स कि तुलना करने पर तुम पाओगे कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और ये बराबर है c1 अपॉन c2, ठीक है। और जब तीनों बराबर होता है तो रैखिक समीकरण निकाय का क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। सिंबल से लिखो तो यहाँ पर लिख देना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर लिख देना इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, अनंत हल होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। ये तो आपको जांच करना था जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले नंबरिंग करके यहाँ पर हल लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो इक्वेशन है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन मेरा क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू में 0, तो x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू में 0। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। मान क्यों लेंगे, क्योंकि कॉन्स्टेंट मेरा ऑलरेडी लेफ्ट साइड है, ठीक है। फिर जो दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू में 0, तो 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू में 0, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। उसके बाद हम a1 लिख लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 से चूंकि a1 लिखा जाता है तो इक्वेशन 1 से ये 1 हो जाएगा, b1 का मान यहाँ से -3 हो जाएगा, ठीक है, और c1 का मान यहाँ से -7 हो जाएगा, ठीक है। a2 का मान लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, b2 का मान लिखेंगे -3 हो जाएगा और c2 का मान लिखेंगे तो भैया -15 हो जाएगा। कहाँ से लिखा जाता है, a1 b1 a2 b2 c2, तो समीकरण 2 से x का कोफिशिएंट बेसिकली a2 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट b2 हो जाएगा और ये जो कांस्टेंट है ये c2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दोगे तो a1 का मान है 1, a2 का मान है 3, तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा 1/3। b1 अपॉन b2 लिखना होगा, ठीक है। तो b1 का मान है -3 और b2 का मान है -3, यानी कि ये -3 अपॉन में -3 कट के आ जाएगा 1, ठीक है। और c1 अपॉन c2 लिखना होगा, तो c1 का मान है -7 और c2 का मान है -15, यानी कि ये -7 में -15, माइनस कैंसिल होकर ये हो जाएगा 7/15, यानी जब तुम a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की तुलना करोगे तो पाओगे कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ठीक है। और ये जब डज नॉट इक्वल तो होता है तो इस केस में कैसा हल होता है, तो अद्वितीय हल होता है, ठीक। यहाँ पर लिख देना कि लास्ट में कि अतः, ठीक है, अद्वितीय हल होता है। तो ये जो चौथा नंबर का आपका रैखिक समीकरण युग्म था, इसके कैसे हल है, अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक सॉल्यूशन है। और जब केवल एक सॉल्यूशन है तो इसको हमको क्या करना है, वज्र गुणन विधि से इसको हल करना है। तो हम इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इसी स्लाइड में हम हल कर पाए। इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इतना कर लेते हैं कि आपको नज़र आए, ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा छोटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि वज्र गुणन विधि से हल करना है तो हम करते हैं क्या, वज्र गुणन विधि से, ठीक है। यहाँ पर लिख देना वज्र गुणन विधि से, किस विधि से, वज्र गुणन विधि से, ठीक है। वज्र नाम भी है कैसा, वज्र, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हम क्या करते हैं, ठीक है, x लिखते हैं पहले और नीचे में जब भी x लिखना होता है तो x के गुणांक जो a1 और a2 क्या है, x के गुणांक है, ठीक है। a1 और a2 क्या है, x के गुणांक है, इसको हम कंसीडर नहीं करते। फिर क्या करते हैं, b1 इंटू c2 और -b2 इंटू c1। तो यहाँ पर हम b1, ठीक है,
इंटू C2, ठीक है, और माइनस B2 इंटू C1। एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम मान रख ही देते हैं, ठीक है। अभी तक तो आप इस में मास्टरी कर लिए होंगे कि B1 का मान है -3, ठीक है, और B1 इंटू C2 का मान है -15, फिर माइनस को माइनस, B2 का मान है -3, इसको -3, ठीक है, इंटू C1 का मान है -7, तो यहाँ पर लिख दिया -7 बराबर में माइनस y अपॉन में। उसके बाद हम क्या करते हैं, y का मान लिखते हैं, तो y के गुणांक B1 और B2 को कंसीडर नहीं करते, A1 इंटू C2 और माइनस A2 इंटू C1। तो A1 का मान है 3, ठीक है, इंटू C2 का मान है -15 माइनस साइन, फिर A2 का मान है 3, ठीक है, फिर आपका C1 का मान है -7, तो ये -7। उसके बाद 1 अपॉन में क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू लिखने के लिए ये C1 और C2 को कंसीडर नहीं करेंगे, A1 इंटू B2 और माइनस में A2 इंटू B1, ठीक है। तो A1 इंटू B2, A1 का मान है 1 और B2 का मान है -3 और माइनस में A2 का मान है 3, ठीक है, और B1 का मान है आपका -3, ऐसे रहने देते। फिर ये आपका x अपॉन में, ठीक है, ध्यान दो, ये -3 इंटू -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 तिया 45, ठीक है। फिर देखो जब माइनस की गुना होगी इस माइनस से तो ये हो जाएगा प्लस, फिर इस प्लस की गुना होगी इस माइनस से तो ये वापस हो जाएगा माइनस, और 7 ये आ जाएगा 21 बराबर में माइनस वाई को माइनस वाई रहने दो, ये -1 इंटू -15 ये हो जाएगा -15 और माइनस माइनस प्लस 7 या 21 हो जाएगा। ध्यान दो, ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस हो जाएगा बराबर में 1 अपॉन में ये 1 गुना -3 और ये -3 इंटू -3 प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यू स्लाइड पर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका स्पेस नहीं बनेगा तो इसको हम लोग न्यू स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से C4 कॉपी और इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर P4 पेस्ट, ठीक है। एक न्यू स्लाइड ले लिए और इसको हम यहाँ पर कर दिए P4 पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, इसको इरेज कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो गया, x अपॉन में 45 में से 21 जाएगा, बच जाएगा 24 माइनस y 21 माइनस 15 प्लस 21 यानी कि 21 में से 15 आ जाएगा 6 और ये 1 अपॉन में 9 में से 3 जाएगा 6। उसके बाद हम क्या करेंगे कि x अपॉन 24 को पहले 1 अपॉन 6 के बराबर करेंगे, फिर माइनस y अपॉन में 6 को 1 अपॉन 6 के बराबर करेंगे, 6 से ये कट जाएगा, 4 बार में 6 चौक 24, ठीक है। फिर ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, ठीक है, तो x का मान आ जाएगा आपका 4, ठीक है, और ये 6 एकम 6 कट जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से तो माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, तो y बराबर -1 हो जाएगा। यानी कि जो मेरा चौथा समीकरण निकाय था उसको जब बीजगणित विधि से हम हल किए तो x का मान हमको क्या आ गया, ठीक है, 4 आ गया और y का मान क्या आ गया, -4 हो गया। यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, ठीक है, पूरा कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।